जो राजा है, कहने का मतलब क्या है, जो राजा है, राजा से बड़ा उसका वो जो खजाना है ना, राजकोष, वो है। यानी राजकोष अगर बहुत है तो राजा बहुत है, मतलब बड़ा है, और अगर राजकोष नहीं है तो गया, फिर तो राजा किसी काम का नहीं है ना, फोकट का राजा है वो। ठीक है। अब राजकोष खाली पाया, अब गुस्से से लाल कि भाई क्या किया दादा परदादा ने, सारा खजाना लुटा दिया, अब हम कैसे लुटाएंगे, है ना। कहता है लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए, कोई फैक्ट्री वगैरह या जहाँ से इनकम का सोर्स होगा, जहाँ से पैसे आते होंगे, वो सब खत्म हो गया। कहता है वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत, समझ रहे हो, विशाल महल, महल इतना बड़ा है, महल इतना बड़ा है, रख रखाव पे कितना खर्चा होगा। शानो शौकत, रानी को तैयार होना है, रानी को घूमने फिरने जाना है ना, दास चलेंगे, दासियाँ चलेंगी, वो उसको दुपट्टा पकड़ के ऐसे घूमते रहेंगे, समझ रहे हो। राजा चलेगा, राजा के पीछे घुड़सवार चलेंगे, 100 हाथी, ये वो, शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब उसके सर पे टेंशन आ गया कि मैं नौकरी भी नहीं करता, अब इतना सारा खर्चा कैसे चलेगा, समझ रहे हो। राजा बिना राजकोष के है, राजकोष है ही नहीं उसके पास, ख़त्म हो चुका बिल्कुल, ऐसा राजा बन गया बेचारा। अब ऊपर से फ्रांस का बहुत अच्छा दोस्त था अमेरिका, या ऐसे बोलो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था फ्रांस। इन दोनों का दुश्मन था ब्रिटेन, सुना है ना, ब्रिटेन, गोरे अंग्रेज, वो जिन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया। तो उन्होंने सिर्फ हमें नहीं ग़ुलाम बनाया था, उन्होंने अमेरिका वालों को भी ग़ुलाम बनाया था, ठीक है, हमसे पहले बनाया था। अब अमेरिका को आज़ादी चाहिए थी तो लुई 16 ने हामी भर दी, बोले कि चलो ठीक है, क्योंकि दोस्त है। तो उसने क्या किया, अपनी सेना भेजी, पैसे वैसे जो जहाँ जो हो सकता है हेल्प की, युद्ध में जो भी आप समझते हो कि युद्ध में जो चीज़ें भी चाहिए, गोला बारूद, बम, पटाखे, है ना, वो लड़ी, जो कुछ भी आप समझते हो वो सब, ठीक है, खाद्यान्न, खाने पीने का सामान। तो लुई 16 ने, यानी फ्रांस ने, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, सहायता दे दी उसने, हेल्प कर दी। अब मामला और बिगड़ गया, राजकोष पहले ही खाली था, जो कुछ भी हाथ में आता था टैक्स वगैरह के रूप में, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। ये लो, पहले तो राजकोष खाली हो गया, अब कर्ज और जुड़ गया, अब कर्जा और हो गया उसके ऊपर, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। लीवरे वहाँ का करेंसी है, करेंसी का नाम है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिया में रुपया होता है, अमेरिका का डॉलर है, ऐसे ही फ्रांस का लीवरे है, ठीक है। तो 10 अरब लीवरे का उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया, है ना, 2 अरब पहले से था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब जो कर्जदाता थे ना, जिन्होंने कर्जा दिया था, अब उन्हें समझ में आने लगा कि भाई ये राजा तो गया, है ना, इस राजा के बस की बात नहीं है, राजकोष पहले ही खाली है, हमें भी नहीं पता था, अब पता चला, ऊपर से इसने इतना सारा कर्जा ले लिया, कहाँ से चुकाएगा कुछ पता नहीं चल रहा, नौकरी भी नहीं करता ये, समझ रहे हो। तो अब उन्होंने बोला कि भाई देखो, पैसा ले लो इससे, और पैसा ले क्या लो, ज़्यादा पैसे लो इससे, है ना। तो उन्होंने बोला अब हमें क्या चाहिए, ब्याज भी चाहिए, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब राजा हो तो हो, बट हमें क्या चाहिए, ब्याज तो चाहिए, समझ रहे हो। अब ब्याज है, कर्जा है, राजकोष खाली है, फिजूल खर्ची करनी है। अब जो फ्रांसीसी सरकार है, फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। कर्ज में ही इतना सारा पैसा जा रहा था कि पैसा बचता ही नहीं था।
कहता है अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, अब तो बढ़ाना पड़ेगा। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। याद है आपको, टैक्स ऐसे नहीं बढ़ाया जा सकता था कि राजा ने बोला और टैक्स बढ़ गया, याद है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा है, करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, टैक्स बढ़ा दिया गया। ध्यान से समझना। लेकिन टैक्स जो बढ़ाया गया था, मामूली टैक्स बढ़ाया गया था, बहुत हल्का। अगर 100 रुपये टैक्स दे रहे हैं तो बोला 101 रुपये टैक्स दो, बहुत मामूली सा, समझ रहे हो। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। अब तो टैक्स में 101 रुपया आ रहा है, फिर भी सरकार के पास पैसा ही नहीं बच रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? इसके पीछे रीज़न था। अब देखो रीज़न, ध्यान से समझना। आपने पढ़ा था ना, 3 स्टेट में बटा हुआ था फ्रांसीसी समाज, और कमाल की बात थी कि सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। पहले और दूसरे स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। ऐसा क्यों? ध्यान से समझो। देखो, अब ध्यान से समझना आप। यहाँ देखो, कहते हैं पूरी आबादी में 90% किसान थे। किसान मतलब तीसरे वर्ग के लोग। लेकिन 60% ज़मीन पे कुलीन, कुलीन मतलब द्वितीय वर्ग, चर्च मतलब पादरी, और तीसरे स्टेट के अमीर। याद है ना, तीसरे स्टेट के अमीर लोग, बड़े व्यवसायी, उनका अधिकार था। अब ध्यान से समझना, प्रथम 2 स्टेट यानी कि चर्च मतलब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको जन्मना विशेष अधिकार प्राप्त थे। ऐसे ही वो कहते थे हम विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? पादरी वर्ग को तो सेम कहता था, जीसस क्राइस्ट हैं भाई, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट है उनसे, हमसे टैक्स ले लोगे, ऐसे कैसे? अब राजा की हिम्मत नहीं थी कि पादरी वर्ग से टैक्स ले ले, है ना, पानी वानी फेंक के शराब दे देगा, तो समझते हो। और जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग मैंने पहले कहा था, इतने बड़े लोग थे, इतने बड़े बड़े जमींदार, इतने पैसे वाले थे कि वो खुद राजा को कर्ज देते थे। राजा ने उनसे कर्जा लिया हुआ था। अब राजा खुद कर्ज ले रहा है और उन्हीं से टैक्स मांगेगा, इतनी हिम्मत तो नहीं है राजा के पास। तो कहते भाई हम भी टैक्स नहीं देंगे। ले दे के बचा कौन? तीसरे स्टेट के लोग, है ना। कहता है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कर में छूट, टैक्स नहीं देंगे भाई, टैक्स नहीं देंगे, मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग टैक्स नहीं देंगे। कहता है कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार हासिल थे। जब बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक थे, बेगारी करवाते थे, फ्री में काम करवाते थे, वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। सामंती कर, है ना। किसान अपने स्वामी की सेवा, घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं, सड़कों के निर्माण में सहयोग करते थे, फ्री में। ऐसे ही, है ना, घर में काम है बुला लो, खेतों में काम है बुला लो, पैसे मत दो। सैन्य सेवाएं ज़बरदस्ती भर्ती कर लेते थे, आजा आजा आजा, मज़ा आएगा, एक गोली खाएगा मज़ा आएगा, मर जाएगा, है ना, ज़बरदस्ती भर्ती करते थे। सड़कों के निर्माण में, सड़कों का जो निर्माण होता था, अब राजा साहब जाएंगे, सड़क नहीं बनी है, अब सड़क तो बनवाना है, ले आओ पकड़ के, फ्री में। चर्च भी किसानों से एक टैक्स का हिस्सा लेता था जिसे कहते थे टाइद। टाइड समझते? टाइड, वो टाइड नहीं, सर्फ नहीं, टाइड, टैक्स, धार्मिक कर। अब चर्च कहते थे कि भगवान के पास तो कभी ना कभी जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे, क्या हिसाब दोगे कि हमारे बंदे नीचे में थे, तुमने उनकी सेवा नहीं की, चर्च में कुछ योगदान नहीं किया, तो अब जीसस क्राइस्ट तुम्हें मारेंगे। अब उनसे मार नहीं खाना चाहते तो टैक्स दो, टैक्स देना पड़ता था, समझ रहे हो, ज़बरदस्ती। ऊपर से
तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर्ज चुकाना ही होता था। ध्यान से समझो, तीसरे वर्ग के लोग कितने मजबूर, मतलब कितने मजबूर थे, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे थे। सबसे पहले सरकार को टैक्स देंगे। अच्छा, सरकार के टैक्स का नाम क्या था? टाइल। सुना है आपने? जीएसटी हम पे करते हैं, जीएसटी सुना है? इनकम टैक्स। हाँ, ऐसे ही कौन सा टैक्स था ये? टाइल, बिछाने वाला नहीं, टाइल टैक्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले सरकार को टैक्स देते थे, टाइल। फिर आते थे पादरी, लाओ जवाब नहीं देना तो निकालो क्या? टाइद। उसके बाद कौन आते थे? कुलीन वर्ग, लाओ भाई सामंती कर। सामंती कर का मतलब समझते हो ना? वही जो फ्री में काम करते हैं, काम तो काम फ्री में करवाते थे, ऊपर से टैक्स और लेते थे कि तुम हमारी ज़मीन में गए, है ना। इस तरीके से वो टैक्स ले लेते थे। तो जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो 3 प्रकार के टैक्स वसूल करते थे। वसूल नहीं, 3 प्रकार के टैक्स देते थे, ठीक है। ये क्लियर है? यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है, तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। इसीलिए सरकार ने जो वो थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया था वो नाकाफ़ी था, सरकार के पास पैसे नहीं बचते थे। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपको इसमें क्या क्या पॉइंट लिखना है, फटाफट आप पॉइंट नोट करेंगे। आपको क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट, बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस का राजा बना। शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुई। जब वह राजा बना तो राजकोष खाली पाया। याद रहेगा ये, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, लंबे समय तक युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, फिजूल खर्ची का बोझ बढ़ता जा रहा था। ये तीसरा पॉइंट, फिजूल खर्ची का बोझ बढ़ता जा रहा था। चौथा पॉइंट, लुई 16 ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इसके चलते 10 अरब लीवरे का कर्ज जुड़ गया, और पहले से 2 अरब लीवरे का कर्ज पहले से था, ठीक है। ये 5वां पॉइंट हो गया। छठा, सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि की, फिर भी वो नाकाफ़ी थे, ठीक है। नाकाफ़ी क्यों थे? नाकाफ़ी थे क्योंकि, आपको ऐसे लिखना है आगे बढ़ा के, क्योंकि केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स अदा करते थे, और तीसरे स्टेट के लोग 3 प्रकार का टैक्स देते थे। पहला टैक्स टाइल जो सरकार को जाता था, दूसरा टैक्स टाइड जो चर्च को जाता था, तीसरा टैक्स सामंती कर जो कुलीन वर्ग को जाता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के लोग घर एवं खेतों में काम करते थे, सैन्य सेवाएं देते थे, सड़कों के निर्माण में सहयोग करते थे, परंतु कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेषाधिकार था कि वह राज्य को कर नहीं देंगे। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया। जो टैक्स लगता था वो डेली की चीज़ों पे लगता था, नमक और तंबाकू। अच्छा, तंबाकू देखो इंडिया में नहीं खाते, बाहर भी खाते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे नहीं बोलना कि बस यहीं के लोग चबाते रहते हैं, वहाँ के लोग भी तंबाकू खाते हैं। तो नमक और तंबाकू, नमक तो भाई सब्जी में बगैर सब्जी के बगैर नमक के सब्जी कैसे खाएंगे? खाओगे? नहीं खाओगे। तंबाकू, मज़दूर हैं, मज़दूरी करेंगे तो थोड़ा बूस्टअप के लिए तो चाहिए, तो उस पर भी टैक्स लगाते थे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपने इतना लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेंगे अगर आपकी स्पीड स्लो है। बाकी आपको मेरी जितनी स्पीड बढ़ानी होगी, जितना स्पीड मैं लिख रहा हूँ आपको उतनी स्पीड से लिखना है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट आपको ईयर डालना है 1789। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, पूरी कहानी इसी में समा के इसी में ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1789 कहता है सन 1789 में फ्रांस की जनसंख्या बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। एक सेकेंड, आपने ऐसे एक लाइन कहीं और पढ़ा था, कहाँ? हाँ, 1715 में। वहाँ क्या था? 2.3 करोड़। यहाँ कितना हो गया? 2.8 करोड़। कितनी जनसंख्या बढ़ी? 5, यानी 50 लाख। 50 लाख जनसंख्या बढ़ गई। अब खुद सोचो, अगर जनसंख्या बढ़ी है, समस्याएं इतनी सारी है, तो क्या ये फ्रांस के समाज के लिए अच्छा था या बुरा था? बुरा था। क्यों बुरा था? क्योंकि खाने पीने के लिए पहले से ही कुछ नहीं है, मज़दूर पहले से ही भरे हुए हैं, और मज़दूर हो जाएंगे तो, क्योंकि मान लो इन 50 लाख में से कुछ कुलीन वर्ग में भी होंगे, पादरी वर्ग में, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें टैक्स नहीं देना। टैक्स तो किन्हें देना है? जो तीसरे वर्ग में जिन्होंने जन्म लिया उनको। तो वो तो क्या होंगे? दुखी होंगे। जब फ्रांस की जनसंख्या बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई तो क्या हुआ इससे? ये देखो, कहता है परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अनाज पहले ही नहीं उगता था, सारी ज़मीनों पे कब्जा करके रखा हुआ था कुलीन वर्गों ने, पादरियों ने। ज़मीन में अगर वो अन्न उगाते भी थे तो वो किसे चला जाता था? पादरी वर्ग को और कुलीन को, खुद के लिए बचता नहीं था। ज़्यादातर मज़दूर थे, तो अनाज का उत्पादन उतना होता नहीं था जितना खाने वाले थे, तो मांग तो बढ़नी थी। 50 लाख नए लोग जुड़े हैं, खाएंगे तो। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। ये बात याद रखना, उत्पादन घटा तो भी कीमत बढ़ेगी, और मांग बढ़ी तो भी कीमत बढ़ेगी। क्लियर है ये पॉइंट? अधिकतर कामगार मतलब काम करने वाले कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। बहुत क्रूशियल मूवमेंट था उस समय। मजदूर से काम करवा लिया, पसंद आना तो था ही नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं देने थे। तो बहाना क्या बनाते थे? भाई काम अच्छा नहीं हुआ, पैसे नहीं मिलेंगे। मालिक तय करते थे ना, बट उन्हें देना ही था। तो जितने में बात हुई थी, ऐसा काम तुमने नहीं किया तो थोड़ा, है ना, मान लो 500 में काम तय हुआ था कि 500 में करेंगे, मालिक ने क्या बोला? वह ऐसे मज़ा नहीं आया, है ना, 200 रुपये लेके जाओ। ऐसे करते थे। ऐसा अभी भी होता है। बहुत सारे ऐसे जो मज़दूर जो दूसरे राज्यों से पलायन करके बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ पे जो कई मालिक ऐसे हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें सिंपल पता है मज़दूर है, कुछ करेंगे नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं, कहाँ बढ़नी थी? मान लो 100 रुपया मिल रहा था, 10 साल के बाद भी 100 रुपया ही मिल रहा है, लेकिन महंगाई पहले 50 रुपये का कुछ था, आज 500 रुपये का है। अभी भी 100, महंगाई 500, कहाँ से हो पाएगा, है ना? तो महंगाई की दर से मजदूरी बढ़ नहीं रही थी, फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती चली जा रही थी। अमीर और अमीर, गरीब और कितने गरीब हुए पता नहीं, ज़मीन में धंस गए होंगे शायद, बट बहुत गरीब, समझ रहे हो, बहुत गरीब। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। सूखा पड़ गया, अनाज पहले ही नहीं था, अब और नहीं है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट, जीने पे संकट आ गया, है ना? क्या कहते थे कि, है ना, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, और जिएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? बट खाने के लिए कुछ था ही नहीं। भूखमरी के शिकार थे बहुत सारे लोग, भूख से मर रहे थे, सोचो। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने से, ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ने से बहुत अच्छा होता। जनसंख्या बढ़ने से अगर एक लिमिट के बाद जनसंख्या बढ़ने लगी तो बहुत बुरे परिणाम सामने आते हैं। इसलिए सरकार बार बार, है ना, अपील करती रहती है कि जनसंख्या को कंट्रोल करो। नेक्स्ट,
ईयर सेम रहेगा, उसमें आपको मंथ जोड़ना है मई 1789। जोड़ लिया, गुड। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, बट वो थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया था, लेकिन अब राजा को लग गया कि भाई इससे काम चलने वाला नहीं है, टैक्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और टैक्स अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो गुड, स्टेट जनरल की सभा बुलानी पड़ेगी। याद है वहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ था? 1614 ईस्वी में अंतिम बैठक बुलाई गई थी, यानी अंतिम वो था। इसके बाद कब बुलाया जा रहा है? 100-150 साल के बाद, इतने सालों के बाद ये सभा बुलाई गई। ठीक है, कहते हैं फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब राजा ने बोल दिया, बुलाओ भाई बैठक। पूरे फ्रांस को पता चल गया कि राजा ने बैठक बुलाई है। सबके दिल की जो धड़कनें थी बढ़ गई कि टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। मैंने आपको कहा था कि राजा बहुत पहले जो स्टेट जनरल बनाया गया था ऐसे ही नहीं बनाया गया था, वो बहलाने फुसलाने के लिए था। अब ध्यान से देखो कैसे। यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको? कहते प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाएगा, बहुत अच्छी तरीके से सुंदर से सजाएगा। प्रतिनिधि आएंगे ना, प्रतिनिधि याद है ना? पादरी वर्ग अपने लोग भेजेंगे, कुलीन अपने भेजेंगे, तीसरे स्टेट के लोग अपने भेजेंगे। बहुत ध्यान से देखना। कहता है पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। बहुत ध्यान से समझना। अब आप देखो, मैंने पहले भी उस टाइम ऊपर में कहा था 1614 के टाइम पे कि अगर राजा ने बोला कि टैक्स बढ़ेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि टैक्स को रोक ले। अब ध्यान से देखना, पहले और दूसरे स्टेट ने, यानी पादरी वर्ग ने कितने प्रतिनिधि भेजे? 300। और कुलीन वर्ग ने कितने भेजे? 300। कितने हो गए? 600। अच्छा, उसमें ये था कि हर एक स्टेट जो अपने प्रतिनिधि भेजेगा वो इक्वल रेशियो में भेजेगा। यानी कि अगर पादरी वर्ग ने 300 भेजा, कुलीन वर्ग ने 300 भेजा, तो तीसरे स्टेट में से भी कितने आएंगे? 300 आएंगे, है ना? अब प्लानिंग यही थी। यही प्लानिंग उस समय के जो भोली भाली जनता थी वो नहीं समझ पाती थी क्या प्लानिंग थी। देखो, पादरी वर्ग टैक्स नहीं देता था, ना ही वो टैक्स देगा, बढ़ भी गया तो उसे क्या समस्या है कि अगर टैक्स बढ़ जाए तो उसे तो कोई समस्या नहीं होगी। पहले भी नहीं देता था, अब भी नहीं देगा। राजा की इतनी हिम्मत भी नहीं है। और क्योंकि पादरी वर्ग राजा के बहुत करीब है तो राजा की बात नहीं टालेगा। यानी कि ये जो 300 वोट हैं वो किसको जाने वाले हैं? राजा को। अब कुलीन वर्ग, खुद कुलीन वर्ग जो राजा को कर्ज देता है और वो भी टैक्स नहीं देता, क्या अब टैक्स बढ़ने पर वो टैक्स देगा? वो अभी भी नहीं देगा। तो अगर टैक्स बढ़ गया तो उसे भी क्या दिक्कत है? उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और राजा ने बोला है तो क्या वो इस बात का विरोध करेगा कि नहीं जी आप टैक्स मत बढ़ाओ, हमें दिक्कत हो जाएगी या जनता को दिक्कत हो जाएगी? वो भी मना करने वाला नहीं है। यानी ये 300 वोट भी किसे जाने वाले हैं? राजा को। और तीसरे स्टेट के लोग क्या करेंगे? मना ही करेंगे कि मत बढ़ाओ टैक्स। बट अगर उन्होंने 300 वोट अपने रख भी लिए, राजा को नहीं दिया, तो भी क्या राजा जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा। क्योंकि 900 वोट में से 300 इसके, 300 इसके, 300 इसके, 900 वोट में से 600 वोट तो चले गए किसको? राजा को। जनता चाह के भी राजा को नहीं रोक पाएगी। बिना किसी खून खराबे के टैक्स बढ़ जाएगा। और जो जनता है वो इसी बात में खुश थी कि भाई हमारे प्रतिनिधि गए हैं, समझ रहे हो? बट अब क्या हुआ? समय बदल गया, 150 साल आगे आ गए। कुछ लोग पढ़ लिख गए, उन्हें ये पॉइंट समझ में आ गया कि एक्चुअली में राजा ने क्या गेम प्लान बनाया है। ध्यान से देखना,
कहता है 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। देखा प्लान। तीसरे स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने क्या बोला कि बस अब आप लोग रहने दो, अब हम लोग जाएंगे, हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग देखा क्या लगाया, 600 प्रतिनिधि भेज दिए काउंटर करने के लिए कि अगर ये 300 और 300 वोट चले भी गए राजा को तो हम एक साथ 600 वोट किस में डालेंगे, विपक्ष में, है ना। और जो ये राजा का जो ये प्रस्ताव है ये क्या हो जाएगा, फिट्टूस, है ना। 600 फिट्टूस, कोई नहीं जीतेगा, है ना। कितना अच्छा दिमाग लगाया। बट यहाँ देखो 300 प्रतिनिधि जो भेजे गए उनको आमने सामने की कतारों में बिठाया गया, यानी कि लेफ़्ट राइट कुछ भी मान लो। राजा के लेफ़्ट में मतलब राजा के राइट में कौन बैठे, पादरी, और लेफ़्ट में कौन बैठे, कुलीन। बट ये जो 600 प्रतिनिधि आए ना इनको खड़ा रखा गया था। 300 कहाँ, पादरी वर्ग के पीछे, और 300 कहाँ, कुलीन वर्ग के पीछे। ठीक है। कहता है तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। याद है ना, शिक्षित वर्ग जो पढ़े लिखे लोग थे। बोले कि बस आप चचा रहने दो, है ना, अब हम लोग जाएंगे, हम लोग कुछ करेंगे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसान नहीं जा सकते, याद रखना। समृद्ध और शिक्षित वर्ग है यहाँ पे, है ना, समृद्ध और शिक्षित वर्ग। सोचो उनको, वो भी गए हैं वहाँ पे तो उनको खड़ा रखा गया है, बैठा मतलब बैठाया नहीं गया। तो किसानों को कहाँ से बिठाएंगे। औरतें, उनको भी प्रवेश वर्जित था, वो नहीं जा सकती थी। कारीगर, वो भी छोटे लोग थे, नहीं जाना था उनको, प्रवेश वर्जित था। इन्होंने दूसरा दिमाग और लगाया। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। वो जो पढ़े लिखे लोग गए थे ना, उन्होंने और थोड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि राजा को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, राजा को थोड़ा बिजी रखते हैं। 40,000 पत्र लेके चले गए। बोले राजा 40,000 पत्र पढ़ेगा, तब तक समय लगेगा, कम से कम उतने दिन तक तो चैन से बैठेंगे हम। समझ रहे हो, दिमाग तो अच्छा लगाया था इन्होंने। बट अच्छा, यहाँ तक आ गए। एक बार इसको हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो खो जाओगे आप लोग। फटाफट एक बार रिवाइज़ करते हैं। 16 फुट, ये 3 शब्द आपको याद है ना, मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता। अभी तक कहानी पढ़ने में तो आपको ये तीनों चीज़ नहीं दिखा होगा ना। वो तो लोग मुक्त थे, ना स्वतंत्र थे, और ना ही समानता के अधिकार था उनको। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला सवाल हमने क्या लिखा था, 1614। इसमें हमें क्या करना था, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि स्टेट जनरल की जो अंतिम सभा थी वो इस समय बुलाई गई थी, क्योंकि जो फ्रांस का सम्राट था उसने टैक्स, जो कर का जो उसका प्रस्ताव था, उसको पास करवाने के लिए स्टेट जनरल की अंतिम सभा बुलाई गई थी। और इसमें तीनों स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि आए थे। ठीक है, इसमें इतना ही था। फिर 1715 में एक रेफरेंस के लिए ये था कि यहाँ पे 2.3 करोड़ की जनसंख्या थी। फिर 1774 में आए थे। इसमें हमने बहुत सारी बातें की थी। क्या बातें थी वो, कि बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा था। 20 साल की एज थी। शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के टाइम पे राजकोष खाली मिला था। फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, बहुत सारी उसने युद्ध किए थे, इस वजह से। जो इतना बड़ा विशाल महल था, राज दरबार की शान शौकत थी, है ना। उसके बाद सेना का खर्च था, कार्यालय का खर्च था, विद्यालय का खर्च था, विश्वविद्यालय का खर्च था, इन सब का अलग से खर्च था, वो अलग से बोझ था इसके ऊपर। फिर लुई 16 ने अमेरिका की मदद की थी ब्रिटेन से युद्ध करने में। इस चक्कर में क्या हुआ, 10 अरब लीवरे का कर्ज जुड़ गया। फिर 2 अरब लीवरे का कर्ज पहले से था।
कर्जदाता 10% की ब्याज की मांग करने लगे थे। सारा जो बजट था वो सारा पैसा कर्ज चुकाने में जा रहा था। सरकार ने मजबूरी में आके करों में वृद्धि की, बट ये कदम नाकाफ़ी थे क्योंकि केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे, वो भी 3 प्रकार का। पहला टैक्स सरकार को यानी कि टाइल के रूप में, दूसरा टैक्स चर्च को टाइद के रूप में, तीसरा टैक्स सामंती कर कुलीन वर्ग को, और उसके अलावा घर में खेतों में काम करते थे सैन्य जो सेवाएं होती थी उसमें सेवाएं देते थे। और आपका और क्या रह गया था, सड़क निर्माण, है ना, इन सब में सहायता करते थे, बेगारी करनी पड़ती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई थी। इससे क्या हुआ था, इससे अनाज की जो अनाज का उत्पादन था उसकी तुलना में मांग काफ़ी बढ़ी, उत्पादन घट गया था। पाव रोटी की कीमत उसकी कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। जो मज़दूर थे उनको मज़दूरी टाइम पे नहीं मिलती थी, मज़दूरी मालिक तय करते थे। महंगाई की दर से मज़दूरी नहीं बढ़ रही थी, अमीर गरीब बढ़ते जा रहे थे। स्थितियाँ और तब बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले का प्रकोप आता था। जीविका संकट था, है ना, ये एक शब्द, अच्छा शब्द है, जीविका संकट था। फिर क्या था 1789 में, क्योंकि जब उसने थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया था तो वो नाकाफ़ी निकला था, क्योंकि बजट का सारा पैसा कर चुकाने में चला जाता था। फाइनली जो लुई 16 था उसने नए करों का जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया, स्टेट जनरल की बैठक बुला ली, प्रतिनिधियों के आने के लिए महल सजाया गया, है ना, चाय पार्टी कॉफ़ी सब चल रहा था। पहले और दूसरे स्टेट ने 300 प्रतिनिधि भेजे और तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ने काउंटर करने के लिए, ये आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए है, ठीक है, समझने के लिए। ये तीसरे स्टेट के लोगों ने कितने प्रतिनिधि भेजे, 600, जिसमें अच्छा इनको मतलब जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग थे उनको बैठाया गया, इनको उनके पीछे खड़ा रखा गया था। किसानों को, औरतों को, कारीगरों को सभा में आने की अनुमति नहीं थी। और जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने क्या किया था, 40,000 पत्रों के माध्यम से ऐसे लोग जो सभा में नहीं आ पाए थे उनकी शिकायतों और मांगों की एक सूची बनाई थी, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एक प्लानिंग का ही हिस्सा था, समझने के लिए आप याद रखेंगे, प्लानिंग का हिस्सा था कि राजा को थोड़ा, है ना, बिजी रखा जाए। राजा 40,000 पत्र पढ़ेगा, उसको समय लगेगा। क्लियर है ये? आज इतना ही करेंगे, ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, एक बार आप इसी को रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर करें जिसको ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।